हेलो डीएलगे फैमिली ना विगेट्स वीडियो लाने में ज़रा सी देर हो गई क्योंकि रिसेंटली आपको पता है कि एक ही चीज़ की चर्चा चल रही है और वो क्या है कोरोना वैक्सीनेशन की। आप में से कितने लोगों ने लगवा लिया मुझे बताइएगा, क्योंकि मेरी रिसेंटली ही अपॉइंटमेंट थी तो इस वजह से वीडियो बनाने में ज़रा सा लेट हो गई मैं, क्योंकि ich wollte mich mal erholen, aber jetzt fangen wir mit dem Video an. Los geht's! ये वीडियो ज़रा सी डिफरेंट टॉपिक पर है। सबसे पहले आउटलाइन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद हम इन चारों वर्ड्स के यूजेस देखेंगे कि इनको हम सेंटेंसेस में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, और एंड में होंगी आपके लिए कुछ यूज़फुल टिप्स। जब हम कोई भी लैंग्वेज लर्निंग करते हैं तो हमें पता चलता है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके बहुत सारे डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। उसमें से एक यूबा है जो कि मैंने डिक्शनरी में एंटर किया, तो ये देखें कि कितने सारे इसके मीनिंग्स आए। तो जब भी हम वर्ड्स याद करें हमें उनके मीनिंग्स को याद करना होगा, समझकर कि उसको किस सिचुएशन में किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो जब आप किसी भी वर्ड का नया यूज़ सीखें तो उसको एट द स्पॉट याद करने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप किसी वर्ड के ज़्यादा से ज़्यादा मीनिंग्स को जान लेंगे उतना ही बेहतर उसको यूज़ कर पाएंगे। तो इस वीडियो में हमने मेरे ये टॉप 4 डिफरेंट वर्ड्स को कवर करना है। हैं तो ये सारे प्रपोजिशंस, लेकिन छोटे होने के बावजूद ये बिल्कुल पटाखा वर्ड्स हैं, क्योंकि ये बहुत सारे डिफरेंट मीनिंग्स रखते हैं और बहुत सारे सेंटेंसेस बनाने के काम आते हैं। इनको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इन लफ्ज़ों में महाराजा है जी सू, क्योंकि सू हमें कभी कभी बहुत घुमा देता है कि इसका क्या मतलब है, इस सेंटेंस में इसको क्या समझे हम। सू का एक मीनिंग है टू की तरफ, जैसे कि इश्क में सू दिया, मैं तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ। सू की फिर कुछ फॉर्म्स भी होती हैं, उसमें से एक है सुम, जो कि सू और डेम को मिलाकर बनता है, और ये आप नोट करें कि डाटिव केस में है। एग्जाम्पल है होइटे गे इश सुम आर्ट्स्ट, आज मैं जा रही हूँ डॉक्टर की तरफ। और इसी की एक और फॉर्म सुआ है, जो कि सिर्फ फेमिनिन वर्ड्स के साथ लगती है और ये भी डाटिव केस में होती है। डी किंडा गेन सुआ शूले, बच्चे स्कूल की तरफ जा रहे हैं। तो इन तीनों एग्जाम्पल्स को देख के हमें पता चला कि सू एक डाटिव प्रपोजिशन है और यहाँ पर इसका मीनिंग टू और टूवर्ड्स के मतलब में होगा। अगर सू का मतलब टू है की तरफ, तो फिर हम ये सेंटेंस बना सकते हैं कि इश्के सुहाउज़े, मैं घर की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन ये गलत होगा। क्यों और कैसे, ये देख लेते हैं। इसको हम सही में ये कहेंगे इश्के नाहाउज़े। अब नाख का मतलब भी होता है की तरफ, और अब हमें ये देखना पड़ेगा कि हम नाख और सू किन जगहों पर कैसे यूज़ करते हैं। इसके लिए आप डिफरेंट यूट्यूब पर वीडियोस देख सकते हो। फ़िलहाल आप इतना याद रखो कि घर की तरफ जाने के लिए सू यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ नाख यूज़ करेंगे, क्योंकि सू हाउज़े का एक और मतलब होता है, और वो ये होता है। सुहाउज़े का मतलब है एट होम के मतलब में। तो अब ये दूसरा यूज़ है सू का, जिसमें उसका मतलब एट हो गया। तो इश बिन सुहाउज़े, मैं घर पर हूँ। और एक और मतलब सू का बहुत भी होता है, जो कि हम एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स से पहले लगा सकते हैं, जैसे कि असिस्ट सू हाइस, बहुत गर्मी है। फिर कुछ जगहों पर हम सू को फिक्स्ड एक्सप्रेशंस के साथ भी यूज़ करते हैं, जैसे कि सुफुस गेन, पैदल जाना, एया गेट सुफुस, तो यहाँ पर हम बाय फुट के मतलब में इसको लेंगे। सू को हम और भी तरह से यूज़ करते हैं, उसमें से एक है इन्फिनेटिव सेट से बनाने के लिए। इन्फिनेटिव सेट से कैसे बनते हैं कि हम सेकेंड लास्ट पोजीशन पर सू लगाते हैं और एंड पे वर्ब अपनी इन्फिनेटिव फॉर्म में आता है। एग्जाम्पल है Ich habe keine Lust
ins Theater zu gehen. मेरा दिल नहीं चाह रहा है सिनेमा जाने को। इसी तरह अगर trennbar इस verb हो तो सु को फिर हम दोनों प्रीफिक्स और मेन वर्ब के दरमियान में लिख देंगे, जैसे कि es ist wunderbar, dich wieder zu sehen। ये बहुत ज़बरदस्त है तुम्हें फिर से देखना। तो अभी तक हमने सु के 4 डिफरेंट मीनिंग्स देखे, कुछ और देख लेते हैं। जब हम zum Frühstück इकट्ठा यूज़ करते हैं तो उसका मतलब होता है at breakfast। तो ich habe nichts zum Frühstück gegessen, मैंने नाश्ते में कुछ भी नहीं खाया है। लेकिन कभी कभी हम सु को इस्तेमाल करने में कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ये दोनों एक्सप्रेशंस बहुत मिलते जुलते हैं। तो सु Abendessen या सु Mittagessen इसका मतलब होता है टू हैव डिनर, टू हैव लंच। तो इसको ऐसे सेंटेंस में हम यूज़ करेंगे ich esse Pizza zu Abend, मैं शाम में पिज्ज़ा खाती हूँ। फिर सु को हम कंबाइन करते हैं डिफरेंट वर्ब्स के साथ और उनको हम कहेंगे Verben mit Präpositionen, जिस पर मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी, अगर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कौन सा कॉम्बिनेशन यूज़ किया है देख लेते हैं। Ich lade meine Freundin zum Mittagessen ein, मैं अपनी फ्रेंड को बुला रही हूँ लंच पर। तो देखिए einladen सु का कॉम्बिनेशन है और सु हमें पता है डाटिव है, तो इसलिए उसके बाद हमने डाटिव केस को यूज़ किया। और सु को डिस्कस करने में आखिरी पॉइंट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो ये है कि वो कभी कभी प्रीफिक्स के तौर पर भी यूज़ होता है trennbar Verben में, जो कि वर्ब से पहले कोई छोटे छोटे एलिमेंट्स टूट कर लगते हैं, उनको भी हम सु के साथ कुछ वर्ब्स को बनाते हैं। उसमें से एक एग्जाम्पल है zumachen, बंद करना। तो mach das Fenster zu, खिड़की बंद करो। Kannst du bitte das Fenster zumachen? ये उसका पोलाइटर वर्जन है, क्या तुम खिड़की बंद कर सकते हो प्लीज़। और भी काफ़ी सारे वर्ब्स हैं जो कि शुरू में सु लगाकर हम trennbar Verben बनाते हैं। उसमें से कुछ एग्जाम्पल्स ये रहीं जो कि आप पढ़ सकते हैं और इनके मीनिंग्स भी चेक करने हो तो डिक्शनरी से चेक कर सकते हैं। इस स्लाइड का सारा वर्जन ये रहा। अब बात हो जाए über की, जिसको हम ज़्यादातर above और over के मतलब में लेते हैं। एग्जाम्पल ये रही, ich hänge die Lampe über den Tisch, मैं हैंग कर रही हूँ लैंप को टेबल के ऊपर। दूसरी एग्जाम्पल ये है, die Lampe hängt über dem Tisch, कि लैंप हैंग कर रहा है टेबल के ऊपर। आप नोट करें कि हैं तो दोनों जगह पे हमने über इस्तेमाल किया, लेकिन एक में den और एक में dem क्यों है? वो इसलिए कि ये एक वेक्सल प्रेपोजिशन है जो कि टू वे प्रेपोजिशन होता है। जब उनमें मूवमेंट हो तो हम आक्यूजाटिव केस लगाते हैं और जब मूवमेंट ना हो तो डाटिव केस। अगर आपको टू वे प्रेपोजिशंस पर एक फुल वीडियो चाहिए तो मैं लिंक कर दूंगी, वो आप चेक कर सकते हैं। अगर हम बात करें इकट्ठे दो लफ्ज़ों की जो कि alles über है, तो ऑल अबाउट या फिर A to Z ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के बारे में सब कुछ, सारी डिटेल ना। तो जैसे एग्जाम्पल हो जाएगी hier finden Sie alles über Computern, यहाँ पर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड सब कुछ पता चलेगा, मिलेगा। इसी तरह हम über को कुछ एडजेक्टिव्स के साथ भी यूज़ करते हैं। उसमें से एक है überrascht über, हैरान होना किसी चीज़ पर ना, जैसे कि ich bin überrascht über die Qualität der Kleidungen, मैं हैरान हुई हूँ किस चीज़ पर, कपड़ों की क्वालिटी पर। über को भी हम यूज़ करते हैं Verben mit Präpositionen के कॉम्बिनेशंस में। उसमें से फर्स्ट एग्जाम्पल है diskutieren über की। तो wir diskutieren über das Projekt, हम प्रोजेक्ट पर डिस्कस कर रहे हैं। और एक और एग्जाम्पल है sich freuen über की। तो ich freue mich über die Vase, मैं वाज पर खुश हूँ। तो इन दोनों जगह पर über का मतलब अबाउट हो जाएगा।
और über का लास्ट एग्जाम्पल हम लेंगे। कुछ ऐसे नाउन्स और वर्ब्स के साथ मिलाकर भी über यूज़ होता है, जैसे कि er überlebte trotz seiner schweren Verletzungen। थोड़ा सा B1 लेवल का ये सेंटेंस है। तो überleben कहते हैं सरवाइव कर जाना, बच जाना। हाली लेबन हमें पता है जिंदा रहने को कहते हैं। तो वो बच गया है किसके बावजूद? अपनी जो उसको सख्त चोटें आई थी उसके बावजूद वो बच गया है ना, सरवाइव कर गया है। तो यहाँ आप नोट करें कि über को हमने लेबन के साथ जोड़कर एक नया ही वर्ब बना दिया है। इसी तरह दो और एग्जाम्पल्स हैं। die Überstunde कहते हैं ओवर टाइम को, एक्स्ट्रा टाइम को, जो कि आप अपने नॉर्मल वर्किंग आवर्स से एक्स्ट्रा लगाएं, उसको हम Überstunde कहते हैं। इसी तरह कोखन तो होता है पकाना, लेकिन über कोखन कहते हैं कोई चीज़ ज़्यादा पक जाए ना, तो über हम एक्स्ट्रा और ओवर के मतलब में भी यूज़ करते हैं। über के सारे यूजेस ये रहे। अगर आप चाहें तो स्नैपशॉट सेव कर सकते हैं। हमने हाफ वीडियो कवर कर ली है। आगे जाने से पहले एक ज़रूरी बात कि आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये चैनल और वीडियोस हेल्प कर रही हैं तो प्लीज़ इन वीडियोस को अपने लैंग्वेज लर्निंग फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करा करें। अपनी जो लोकल कम्युनिटी है जर्मनी में, स्विट्ज़रलैंड में या ऑस्ट्रिया में, उनके साथ इसको ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपके शेयर करने से इस चैनल की ग्रोथ में मदद मिलती है। और दूसरी ये चीज़ है कि अगर आप लाइक और कॉमेंट भी करेंगे तो भी यूट्यूब खुद ही ये वीडियोज़ उन लोगों को रेफ़र करता है जिनको इनकी ज़रूरत होती है। थैंक यू। तीसरे नंबर पर बारी है जी की। अब इसको देख लेते हैं। का सबसे बेसिक यूज़ है टाइम बताने के लिए, जैसे कि mein Vater kommt 9 Uhr, तो मेरे अब्बा आ रहे हैं 9 बजे। तो जब भी हमने किसी भी टाइम की बात करनी है कि इतने बजे, तो हम के साथ मेंशन करते हैं, जिसमें इसको एट के मतलब में लिया जाएगा। एक ऐसा प्रपोजिशन है जो कि अपने बाद आकुजाटिव केस लेता है। तो एग्जाम्पल ये रही, Der Laden ist die Ecke। दुकान है कॉर्नर पर ना, अराउंड द कॉर्नर, जैसे कि कुछ दुकानें होती हैं। फिर कुछ फिक्स्ड एक्सप्रेशंस में भी यूज़ करते हैं। उसमें से एक है es geht और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है ये मैंने B1 लेवल पर सीखा था। इसका मतलब होता है इट इज़ अ मैटर ऑफ या इट इज़ अबाउट। एग्जाम्पल रही es geht Leben und Tod। ये मैटर है, मामला है जिंदगी और मौत का। और भी ऐसा है जो कि ठहनबागे व्यापन में यूज़ होता है। उसमें से एक एग्जाम्पल है ziehen, रिलोकेट कर जाना, शिफ्ट कर जाना। तो ich bin umgezogen, मैं शिफ्ट कर गई हूँ या शिफ्टिंग कर रही हूँ। इसी तरह कुछ और ठहनबागे व्यापन के साथ ये रहे। के यूजेस बहुत आसान थे और ये उसका फुल वर्जन रहा। जैसे कि हमने इस वीडियो में भी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है नाह के बारे में, तो अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। नाह हम यूज़ करते हैं कंट्रीज़ के लिए, सिटीज़ के लिए, डायरेक्शंस के लिए ना। कोई भी मुल्कों को, शहरों को या जो जगह हैं, रास्ते हैं बताने के लिए, दाएं बाएं, सीधे, ऊपर नीचे, तो इन सभी को बताने के लिए हम नाह को यूज़ करते हैं। अब इनकी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। इसका मीनिंग यहाँ पर टू के मतलब में होगा। तो ich fliege nach Deutschland, मैं फ्लाई कर रही हूँ जर्मनी की तरफ। Wann fährst du nach Paris, तुम पेरिस कब जा रहे हो, कब ट्रैवल कर रहे हो, की तरफ ना। फिर एक डायरेक्शन हो जाए, ich gehe nach links, मैं बाईं तरफ को जा रही हूँ। नाह को हम टाइम को बताने के लिए भी यूज़ करते हैं, जिसमें इसका मतलब पास्ट के मतलब में हो जाएगा ना, जैसे कि es ist Viertel nach 2, इट इज़ 2:15 ना। जब भी आप सेंटेंसेस को देखो तो काफ़ी सारी जगहों पर नाह का मतलब आफ्टर भी होता है, जैसे कि nach dem Regen scheint die Sonne, बारिश के बाद चमकता है सूरज। तो आपने नोट किया कि
नाख एक ऐसा प्रपोजिशन है जो कि अपने बाद डाटिव केस लेता है। केसेस बहुत ज़रूरी होते हैं जब हम प्रपोजिशंस यूज़ करें, क्योंकि जर्मन लैंग्वेज में प्रपोजिशंस भी केसेस फॉलो करते हैं। अब हम कुछ फिक्स्ड एक्सप्रेशंस देख लेते हैं जो कि नाख के साथ बनते हैं, जैसे कि नाख dem Gesetz, कानून के मुताबिक। इसी तरह माइना माइनुंग नाख भी डाटिव लेता है इसकी तरह, तो मेरे ख्याल के मुताबिक, मेरे ओपिनियन के मुताबिक। नाह के साथ भी कुछ व्यापन mit प्रपोजिशनन के कॉम्बिनेशन होते हैं, उसमें से एक है riechen nach। तो एग्जाम्पल है die Luft riecht nach Benzin, कि हवा है ना उसकी स्मेल लग रही है बेंजीन जैसी ना, टू स्मेल लाइक के मतलब में आएगा ये। एक और एग्जाम्पल है फ्रागन के साथ नाख की। फ्रागन नाख का मतलब बनेगा टू आस्क फॉर, तो इस फ्रागे नाख आइनम Handtuch। Handtuch कहते हैं तौलिए को, तो मैं तौलिए के बारे में पूछ रहा हूँ। तो ये रही फुल स्लाइड आपके लिए। जाते जाते कुछ यूजफुल टिप्स। जैसे कि हमने इस वीडियो में देखा, तो आप भी ऐसा करें, जब भी आप वोकैबुलरी को नोट करें तो एक लिस्ट बना लें और वर्ड्स को ऑर्गेनाइज तरीके से लिखा करें कि अच्छा इस वर्ड का ये मतलब है, इसका ये मतलब भी है, तो ये चीज़ आपकी हेल्प करेगी। फिर आप फ्लैश कार्ड्स भी बना सकते हो जब आपको ज़रूरत हो। इसमें क्या होता है कि डिफरेंट पेजेस पेपर के काट के आप उस पर वर्ड्स के मीनिंग्स लिख सकते हो, रोज़ रोज़ उलट पलट कर देख सकते हो, इससे भी आपको चीज़ें याद रह सकती हैं। फिर ये है कि आपने लिस्ट भी बना ली, फ्लैश कार्ड्स भी लिख लिए, तो अब करना क्या है कि हर रोज़ उन वर्ड्स को, उनके यूजेस को, उनके मीनिंग्स को देखना है और याद करने की कोशिश करनी है। जब आपको वो याद हो जाएंगे तो फिर अगला स्टेप उनको यूज़ करने का होगा। जैसे इस वीडियो में हमने ये देखा कि वर्ड्स के साथ एसोसिएशंस हमें मदद कर सकती हैं कि किसी एक वर्ड को किस हम मतलब में यूज़ करते हैं, उसका ये मतलब भी होता है। तो जब हम वर्ड को उसके एसोसिएशंस के साथ याद करें, ये चीज़ भी मदद करती है। और अगर आप चाहते हैं कि आप नए वर्ड सीखें, उनके डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स सीखें, तो उनके लिए आप रीडिंग करें, लिसनिंग करें। इंटरनेट पर बहुत सा मटेरियल है, आपको इसके बारे में मुझसे ज़्यादा ही पता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट करके बताइए। अगर इसने आपकी हेल्प की है तो अपने लैंग्वेज लर्निंग फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। किन टॉपिक्स पर वीडियोस देखना चाहते हैं ये भी मुझसे शेयर कर सकते हैं। दोनों चैनल्स के लिंक्स दिए गए हैं, चाहें तो सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। चीज़।